नमस्कार बच्चों, मैं योगेश त्रिपाठी नारायणा क्लासेस से। आज आपको जनरल स्टडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें हम आपको द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तथा एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। इससे हमारे एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीपीएससी के एग्जाम में और स्टेट लेवल के सारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है। तो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। एक बार फिर से समझिएगा, हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, जिसे कहते हैं द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भाग हमारा है संविधान का 5 और आर्टिकल है हमारा 76। तो ये दो चीज याद रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये बनता है कि भारत के संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 76 में द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे ये बनता है कि भारत सरकार का पहला लीगल एडवाइजर यानी कि पहला विधिक अधिकारी जो होता है वो हमारा द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितनी भी लीगल एडवाइस है वो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1 है कि वो भारत का नागरिक हो। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी क्वालिफिकेशन फिर से बता रहे हैं, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। तीसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि वो कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। चौथी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो ये है कि राष्ट्रपति की नजर में वो एक पारंगत विधि वेद्यता हो। चौथी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति की नजर में वो एक पारंगत विधि वेद्यता हो। तो भारत का महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। पांचवा महान्यायवादी से क्वेश्चन और पूछा जाता है वो ये है कि महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है और महान्यायवादी तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति चाहे, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा। ये राष्ट्रपति के पदावधि है, महान्यायवादी की पदावधि होती है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो महान्यायवादी से ये पूछा जाता है कि महान्यायवादी को सलाह देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ध्यान सुनिएगा, महान्यायवादी को सलाह देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो महान्यायवादी से ये आता है कि महान्यायवादी को उतना वेतन मिलता है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। फिर से ध्यान सुनिएगा कि महान्यायवादी को उतना वेतन मिलता है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महान्यायवादी से ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 76.2 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को महान्यायवादी सारे कर्तव्यों के बारे में बताएगा। जो भी हमारे स्टेट से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे महान्यायवादी राष्ट्रपति को बताएगा। अगला जो हमारा महान्यायवादी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अब तक भारत में कुल 13 महान्यायवादी हुए, जिसमें जो हमारे पहले महान्यायवादी थे वो पीसी सीतलवाड़ थे। पहले न्यायवादी हमारे पीसी सीतलवाड़ थे और जो इस समय वर्तमान समय में महान्यायवादी है वो के वेणुगोपाल है। इसी से हमारा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि पहले मुस्लिम महान्यायवादी जो थे, जो पहले मुस्लिम महान्यायवादी थे वो गुलाम ई वाहनवती थे।
तो हमारा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उससे हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, संविधान के भाग 5 और आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति करी जाती है। अगला, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। महान्यायवादी को सलाह देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत के पहले महान्यायवादी पीसी सीतलवाड़ थे। तीसरे महान्यायवादी गुलाम ई महानवती जो कि मुस्लिम महान्यायवादी थे, और इस समय भारत के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। और महान्यायवादी को भारत सरकार का लीगल एडवाइजर कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार कहाँ है। तो अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो ये बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है। तो अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कहा जाता है, पहला लीगल एडवाइजर होता है। और दूसरा, महान्यायवादी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक महान्यायवादी रहेगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तब तक ये अपनी पदावधि पर रहता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये आता है, इससे पूछा जाता है कि महान्यायवादी जब अपने पद से रिक्त होता है तो ना तो भारत सरकार के अगेंस्ट में कोई मुकदमे लड़ सकता है और ना ही वो भारत सरकार के विरुद्ध आपको कोई सलाह दे सकता है। हाँ, लेकिन भारत के संविधान में उसको अपनी निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं गया। एक बार फिर से सुनिएगा, महान्यायवादी जब अपने पद से रिक्त होता है तो ना तो वो भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा लड़ सकता है और ना ही वो भारत सरकार के विरुद्ध में आपको कोई सलाह दे सकता है। हाँ, उसको निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं गया। तो ये था हमारा द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।